क्या बोल रहे थे, यूज ऑफ सेल एंड विल। इसका यूज कब करते हैं, तो स्पष्ट मैंने लिखा हुआ है कि साधारण तरीके से किसी कार्य को फ्यूचर टाइम में करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ सेल या विल का प्रयोग करेंगे। नहीं तो फ्यूचर टाइम का क्या मतलब हो गया, फ्यूचर टाइम का मतलब जैसे कि हम जाएंगे, खाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि चूंकि दो मॉडल वर्ब यूज हो रहा है, सेल एंड विल, सबको पता है? सबको पता है ना जी। तो सेल या विल में सेल किसके साथ लगाना होगा, आई एंड वी के साथ। ये बात दिमाग में सेट कर लो, आई एंड वी के साथ क्या लगना है, सेल लगना है। बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, विल, कोई दिक्कत नहीं। अगला एक बात ध्यान रखना है, अभी जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर यहां बोर्ड पर लिखे हैं ये आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है। क्या है, यानी जिसको बोलते हैं पॉजिटिव कथन, सकारात्मक कथन, नहीं जिसमें कि ना वाली बात नहीं है, कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, सिंपली हम बोल रहे हैं, बता रहे हैं। ठीक है, तो एक दो स्ट्रक्चर के रूप में बांट दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। कौन कौन सा स्ट्रक्चर है कि आई एंड वी के साथ में सेल लगा हुआ है, उसके बाद क्या लगा हुआ है, बी1, यानी मेन वर्ब का कौन सा रूप लगाना है, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना और एडजेंक्ट आता है। ये जरूरी नहीं कि एडजेंक्ट हर सेंटेंस में आएगा, एडजेंक्ट हमेशा आवश्यक नहीं होता है। थैंक यू। देखिए कि ऑब्जेक्ट और एडजेंक्ट की बात थोड़ा सा यहां समझने की आवश्यकता है। इसके बाद दूसरा सेंटेंस भी लिखे हैं कि ही सी इट नेम और सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, ऐसा कोई सब्जेक्ट अगर रहेगा उसके साथ क्या लगाना होगा, विल, क्योंकि सेल सिर्फ किसके साथ है, आई एंड वी के साथ है। लेकिन ही सी इट नेम, नेम में कोई भी नाम हो सकता है, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, उसके साथ में क्या लगाना होगा, विल लगाना है। उसके बाद ही भी1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एडजेंक्ट। जरूरत पड़ा तो देंगे, नहीं जरूरत पड़ा तो नहीं देंगे। सवाल यह था कि ऑब्जेक्ट और एडजेंक्ट होता क्या चीज है, नहीं ऑब्जेक्ट एंड एडजेंक्ट। देखिए यहां पर मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है क्या चीज, ऑब्जेक्ट के बारे में क्या बताया, अभी तुरंत बताए हैं कि ऑब्जेक्ट आपका दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है आपका मतलब सजीव हो सकता है और एक निर्जीव हो सकता है। लेकिन उसमें से अगर एक अकेला चाहे सजीव आ जाए या निर्जीव आ जाए, वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे उसको। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम हो जाए, है ना, चाहे वो कुछ भी हो, अकेला अगर आ रहा है तो वो कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाए, कितने ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट, तो दो ऑब्जेक्ट जब आएगा तो उसमें जो ऑब्जेक्ट व्हाट का जवाब देगा, किसका जवाब, व्हाट का जवाब देगा, वो ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो ऑब्जेक्ट हुम का जवाब देगा, हुम मतलब क्या होता है, किसे या किन्हे या किसको, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट हुम का जवाब देगा वो से हम लोग कहेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत, अक्सर देखा जाता है। इतना लेट क्यों जी, समय देखिए कितना बज रहा है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अक्सर देखा जाता है क्या, वो सजीव चीज ही आता है, सजीव यानी लिविंग थिंग्स आता है। ठीक है, देखिए अब सिंटेंस के बाद दूसरा चीज हम समझा रहे हैं, क्या चीज, एडजेंक्ट। ध्यान दो, बैठ जाओ बैठ जाओ, शांति से बैठो, बैठ गया। देखिए एडजेंक्ट के बारे में समझिए। एडजेंक्ट एक्चुअली क्या होता है, ये सिंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड आता है। ठीक है, सिंटेंस में ये रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, नहीं रहेगा तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडजेंक्ट जरूरत पड़ता है तब यूज करते हैं। ऐसे एक सिंटेंस का सेंस कंप्लीट देने के लिए आवश्यकता नहीं है एडजेंक्ट का। ठीक है, नहीं भी रहेगा तब भी सिंटेंस का सेंस कंप्लीट दिखाता है, यानी कि पूर्ण अर्थ देता है वाक्य। आगे देखेंगे तो एडजेंक्ट में अक्सर क्या देखा जा रहा है कि फ्रेजल वर्ड आता है। ठीक है, क्या आता है, फ्रेजल वर्ड आता है। और दूसरी बात, एडजेंक्ट जो होता है वो कारक चिन्ह, जिस सेंटेंस में देखेंगे कि कारक चिन्ह लगा रहता है, वो चीज हमारा एडजेंक्ट वाला चीज होता है। जिसमें जैसे कारक, चूंकि आप लोगों ने कारक तो पढ़ा है ना, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध का के अधिकरण में पर पढ़े है ना, संबोधन है। अरे तो इसमें करण से हम लोग ले रहे हैं, तो करण कारक में, करण में क्या होता है, करण से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, से। तो इस से के लिए आप यूज करेंगे विथ या बाय। क्या यूज करेंगे, विथ या बाय। जहां पर हिंदी में भी करण कारक, जहां पता चले कि नहीं किसी, जैसे कलम से लिख रहे हैं तो विथ पेन बोलना पड़ेगा, पैर से चल रहा हूं नहीं बाय फुट बोलना पड़ेगा, बस से जा रहा हूं बाय बस बोलना पड़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से संप्रदान के लिए, को या के लिए अगर आ जाए तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फॉर। क्या यूज करेंगे, फॉर। अभी सेंटेंस में दिखाएंगे हम आपको।
उसके बाद अपादान से, देखिए यहां पर भी से है और यहां पर भी से, यहां तक करण का मतलब साथ, यानी साथ में, उसके साथ संलग्न रहेंगे। बस में, बस से जा रहे हैं तो बस में बैठ के जा रहे हैं ना, कलम से लिख रहा हूं तो कलम को पकड़ के लिख रहे हैं ना। लेकिन अपादान से का मतलब होता है अलग होना, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। मैं घर से जा रहा हूं, मैं बाजार से आ रहा हूं, तो बाजार से क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में से के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करें, किसका, समझ में आ रहा है। दूसरा सॉरी, अपादान का के की, तो का के की ये एक्चुअली क्या होता है, एपोस्ट्रोफ्स वाला इस्तेमाल होता है और ऑफ का इस्तेमाल कर, ध्यान रखना है कि ऑफ का इस्तेमाल कब करेंगे, एपोस्ट्रोफ्स का इस्तेमाल कब करेंगे। तो एपोस्ट्रोफ्स का इस्तेमाल जो होता है हमेशा सजीव के साथ ही होता है। जैसे मोहन का घर, तो बोलना पड़ेगा मोहन्स हाउस, नहीं मोहन्स हाउस। श्याम का भाई, श्याम्स ब्रदर, ठीक है। लेकिन यदि बोल दें किताब की कीमत, तो बोलना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ द बुक, कॉस्ट ऑफ द बुक। गंगा का पानी, वाटर ऑफ द रिवर, ठीक है। तो वहां पर ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि निर्जीव के साथ करते हैं। और लास्ट में एक बच जाता है अधिकरण में पर, तो इस में या पर, में के लिए इन और पर के लिए ऑन। तो ये सारी चीजें जब भी हिंदी सेंटेंस में देखने को मिलेगा, हम लोग उसको एडजेंट के नाम से जानेंगे, किसके नाम से। और इस तरीके का वर्ड इंग्लिश में विथ, बाय, फॉर, फ्रॉम, ऑफ या एपोस्ट्रोफ्स या फिर इन और ऑन का यूज करेंगे। तो कुल मिलाकर ये प्रीपोजिशन वर्ड है, क्या है, प्रीपोजिशन वर्ड, ठीक है। चलिए सेंटेंस की ओर देखते हैं। जैसे यहां पर देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखे, मैं तुम्हें पीटूंगा। तो ये सेंटेंस ऑलरेडी पीटूंगा, कब पीटेंगे भाई, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, फ्यूचर में। जनरली ये नॉर्मली बोला जा रहा है कि मैं तुम्हें पीटूंगा, क्या बोला जा रहा है, मैं तुम्हें पीटूंगा। तो इसमें पीटने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है। तो मैं तो सब्जेक्ट हो गया इसमें, नहीं, जो काम करता है, जो काम कर, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट हो गया। जैसे आई, इसको क्या बनेगा, गा गेगी लगावे ना, तो इसमें तो मैंने बोला है कि आई एंड वी के साथ में क्या लगाना है, सेल। तो आई के साथ क्या लगा देंगे, सेल, चूंकि फ्यूचर वर्क को शो कर रहा है इसीलिए सेल विल का यूज कर रहे हैं। आई सेल बीट यू, आई सेल बीट यू, बीट यू। अब जरा इस सेंटेंस में गौर से समझिए, इसमें आई मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट, सेल क्या हो गया मेरा, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, और बीट क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, एक्शन। तो सेल विल के साथ तो V1 लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी मॉडल वर्ब आता है उसके साथ अक्सर V1 का इस्तेमाल होता है। और यू मेरा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात यह है, देखिए यू चूंकि क्या, एक्चुअली ऑब्जेक्ट कहते हैं किसको है, जो एक्शन रिसीव करता है, जिस पर एक्शन हो रहा है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो पिटाई को रिसीव कौन कर रहा है, बोलो सब कोई, यू कर रहा है। तो यू पिटाई को रिसीव कर रहा है, यू मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अकेला ऑब्जेक्ट आया हुआ है, नहीं है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ आ रही बात। चलिए अगला देखते हैं। शिक्षक हमें अंग्रेजी पढ़ाएंगे, कौन पढ़ाएंगे भाई, शिक्षक। तो शिक्षक का इंग्लिश क्या हो गया, द टीचर। फिर पीछे से देखते हैं, पीछे से, चूंकि यहां इंग्लिश, इसका इंग्लिश लिखने के बाद पीछे से शुरू करते हैं। ऐसा किस सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव में। सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखो, फिर पीछे से देखो क्या सिस्टम कह रहा है। तो गागेगी लगावे, फ्यूचर बोथ कर रहा है, तो द टीचर के साथ सेल लगाएंगे कि विल, क्यों लगाएंगे विल, क्योंकि शुरू में बताएं आई एंड वी के साथ सिर्फ सेल लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल लगाएंगे। तो द टीचर विल क्या करेंगे भाई, पढ़ाएंगे, द विल टीच। उसके बाद किसे पढ़ाएंगे, हमें पढ़ाएंगे। देखिए हमें भी लिखा हुआ है और अंग्रेजी भी लिखा हुआ है, दो ऑब्जेक्ट यहां दिख रहा है, नहीं। तो दो ऑब्जेक्ट जब बातें हो रही तो याद रखना है कि सजीव ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखना है, किसको, किसको रखेंगे, सजीव ऑब्जेक्ट को। देखिए तो सजीव ऑब्जेक्ट कौन है, हमें है कि अंग्रेजी है, हमें। तो लिख देंगे अस, उसके बाद लिख देंगे इंग्लिश, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें, द टीचर विल टीच अस इंग्लिश। अब जरा यहां देखिए, इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, टीचर। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब कौन आया इसके साथ, मॉडल हेल्पिंग वर्ब विल। और काम क्या हो रहा है, पढ़ाना। ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है टीच, और बीच में अस भी है, अस भी और इंग्लिश भी है। अब इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट कौन है, दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। कौन ऑब्जेक्ट कौन सा है, यहां देखिए, कहे मैंने कहा कि दो ऑब्जेक्ट, क्या हुआ, ध्यान दीजिए, दो ऑब्जेक्ट अगर एक साथ आ जाए तो जो व्हाट का जवाब दे उसको डायरेक्ट बोलेंगे। अब इसमें जरा देखते हैं कि पढ़ाने का काम क्या पढ़ाया जा रहा है, इंग्लिश। तो व्हाट का जवाब इंग्लिश दे रहा है ना, तो ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और उसके बाद दूसरा लिखे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हुम का जवाब दे, किसे या किन है या किसको। तो किसको पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी, हमें। तो अस, ये मेरा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रहा है। अगला सेंटेंस देखिए,
कि पिताजी हमारे लिए अंग्रेजी किताब खरीदेंगे, लिखे हैं द फादर, या द लगा दो, द फादर विल बाय इंग्लिश बुक फॉर अस। कैसे बनाया? पिताजी, तो लिख दिए द फादर। अब इधर पीछे से शुरू करते हैं, यहां से देने के बाद पीछे से शुरू करेंगे, गे, तो विल खरीदना, बाय V1 लगाना है। अब देखो अंग्रेजी किताब, तो ये एक साथ ऑब्जेक्ट है, एक बार में 2 वर्ड वाला एक ऑब्जेक्ट है। अंग्रेजी किताब, तो क्या लिखे है? इंग्लिश बुक। अब देखिए के लिए, फॉर, हमारे, तो अस लगाना पड़ेगा क्योंकि एक अकेले तो है नहीं। अगर मेरे लिए रहता तो फॉर मी लगाते, तुम्हारे लिए रहता तो फॉर यू लगाते, यहां लगा हुआ हमारे लिए तो फॉर अस। अब जरा इसमें देखिए कि किताब खरीदने का काम कौन कर रहा है? फादर जी कर रहे हैं, पिताजी कर रहे हैं। ये सब्जेक्ट हो गया नहीं। उसके बाद इसमें तो विल क्या हो गया मेरा? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। क्या हो गया? बाय क्या हो गया? मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म। इंग्लिश बुक, अब इसमें ये ऑब्जेक्ट अकेला है नहीं, तो अकेला ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ये मेरा इंग्लिश बुक क्या हो गया? कंप्लीटली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यहां देखिए फॉर अस जो लगाइए, फॉर अस, देखिए जरा गौर कीजिए, फॉर अस को अगर हम बंद कर दें, द फादर विल बाय इंग्लिश बुक, पिताजी अंग्रेजी किताब खरीदेंगे, क्या सेंटेंस पूरा नहीं हुआ? पूरा हो गया। ये रहे अथवा नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसको हम लोग बोलेंगे एडजेंक्ट, क्योंकि इसमें देखिए फॉर अस लगा हुआ है, ये हमारे लिए क्या है? कारक चिन्ह के साथ है। यहां देखिए हमारे लिए नहीं, कौन सा था भाई? यहां पे देखिए इसमें संप्रदान को के लिए फॉर लगाए थे, तो ये हमारे लिए क्या करेगा? एडजेंट का काम करेगा। अरे बात समझ में? पक्का सबको समझ में आ गया? इसको नोट कर लिए? चलिए फिर आगे देखते हैं।